संवर्तकस्तथावर्तः पुष्करो द्रोण एव च एते चतुर्विधास्तात महामेघालयंकरा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गोचर विशेष कार्यक्रम। और इस सप्ताह के आरंभ में मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ ये है सूर्य देव का पुनर्वसु नक्षत्र का भ्रमण, जो रहने वाले हैं 6 जुलाई 2026 से लेकर और 20 जुलाई 2026 तक सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस बीच में से 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अंतिम के 4 दिन जो रहेंगे सूर्य वो कर्क राशि में जाएंगे और वो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के चूंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो अंतिम चरण होगा वो कर्क राशि में होगा और बाकी जो पुनर्वसु नक्षत्र के आरंभ के 3 चरण होंगे वो मिथुन राशि में होंगे। हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसमें क्या बात करेंगे? सूर्य देव का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर मिथुन राशि में 3 चरण का। जब वो कर्क राशि में आएंगे तब हमारी बात होगी, लेकिन अभी नहीं। वैसे मैंने कार्यक्रम सूर्य के परिवर्तन पे बना दिया है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, पर फिलहाल बात करेंगे। मूलतया मैं आज जो ये गोचर विशेष कार्यक्रम है इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आज बताने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में मतलब 6 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक की ये बात हो रही है, पूरा 14 दिन। वैसे एक नक्षत्र में लगभग सूर्य इतने ही दिन रहते हैं, 14-15 दिन। तो सूर्य जो है वो मिथुन राशि में अगर बैठे हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण में, और वर्तमान में भी गुरु कहाँ है? गुरु हैं कर्क राशि में। शनिदेव कहाँ हैं? शनिदेव हैं मीन राशि में। अब विचार करिए कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, जो संपूर्णतया बलवान नक्षत्रों में से इसकी संज्ञा की जाती है। अब बलवान नक्षत्र का अर्थ है कि कोई भी ग्रह अगर पुष्य नक्षत्र में गोचर करेगा या कोई भी ग्रह अगर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगा तो सामान्यतया वो सभी के लिए बलवान हो गया, सभी के लिए बलवान हो। आर्द्रा की बात मैंने की थी, सूर्यदेव के आर्द्रा नक्षत्र में परिवर्तन पे मैंने कार्यक्रम बनाया था अभी 10-15 दिन पीछे। और अब जो है वो 6 जुलाई को आ गए सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में। अब यहाँ पे कुछ जैसे 6 जुलाई को ही सूर्य 7 जुलाई को 6 जुलाई को बुध देव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है मिथुन राशि में। वक्री होकर के वो मिथुन राशि में जाने वाले हैं, पर हमारी चर्चा उस पर नहीं है, बात याद आई इस वजह से बता दिया। पर सामान्यतया ये जो परिवर्तन होगा ना सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में, ये विशेषतया कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि और मिथुन राशि, इन 4 राशियों के लिए बेहद उपयोगी और श्रेष्ठ साबित होने वाला है। कौन कौन सी बात मैंने कही है? कर्क राशि का नाम लिया है, उसके बाद मिथुन राशि का नाम लिया है, उसके बाद धनु राशि का नाम लिया है और मीन राशि का नाम लिया है। ये 4 जो राशि के लोग हैं उनके लिए सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर बहुत ही उत्तम पक्षों का निर्धारण करने वाला होगा। मतलब उनका धन, वैभव, संतान, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, प्रमोशन सारा अच्छा रहेगा। वैसे ये सबके लिए अच्छा रहने वाला है, किसी के लिए भी बुरा नहीं, क्योंकि ग्रह अगर मजबूत स्थिति को प्राप्त कर रहा है तो वो प्रसन्न है, और अगर वो प्रसन्न है तो निसंदेह वो बेहतरीन परिणाम देगा। अब सूर्य का गोचर मेष वालों के लिए, सिंह वालों के लिए, कन्या वालों के लिए, तुला वालों के लिए, धनु वालों के लिए, इन सबके लिए बहुत अच्छा था। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है। लेकिन नक्षत्र विशेष की जब चर्चा होगी तो ये जो 4 राशियां मैंने बताई हैं ना, इनके ऊपर इनका विशेष प्रभाव होगा। तो प्रभाव में और अगर बात करते हैं तो सिंह की बात होगी,
और मेष की बात होगी, ये 2 राशियां, मतलब उसके अतिरिक्त, मतलब जो सिंह राशि वाले हैं और जो मेष राशि वाले हैं, इन लोगों के धैर्य और पराक्रम का प्रभाव बढ़ेगा। इन लोगों का धैर्य भी बढ़ेगा, सहनशीलता जिसको कहते हैं, स्पष्टता बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। एक बात और है, मेष और सिंह वालों के साथ, धनु वाले के बारे में तो मैंने बात की थी, पर मेष और सिंह वालों के साथ इस दौरान, ये जो 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक की बात है, इसमें कुछ अभूतपूर्व इतनी अच्छी घटनाएं हो जाएंगी, बहुत अच्छी, जहां व्यक्ति कभी सोचा भी नहीं, मतलब अचानक से संपत्ति का लाभ हो जाए, पद प्रमोशन मिल जाए, जिसे सामान्य कलयुगी मानव प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन में। तो ये धनु, मेष और सिंह वालों के जीवन में मिलने वाला है। बाकी अच्छा मैंने कहाँ कहा है, ये मैंने पूर्व में ही बता रखा है, धनु, कर्क, मीन और मिथुन वालों को। दूसरा और 2 राशियां उसमें मैंने कौन जोड़ी हैं, एक मेष जोड़ा है और एक सिंह जोड़ा है। तो गड़बड़ी कहां हो रही है, गड़बड़ी हो रही है कन्या वालों में, तुला वालों में, वृश्चिक वालों में, कुंभ वालों में, वृष वालों में, मतलब जहां मैंने क्रॉस का साइन लगाया है। आप लोगों को धैर्य, सावधानी, निवेश से पहले रिसर्च, पार्टनरशिप, व्यापार, नौकरी, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में मन, बेवजह की दुर्घटनाएं, बेवजह की नुकसान की स्थिति, मतलब बहस छिड़ जाए, ऐसा हो सकता है, नुकसान कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा नहीं, जैसे इन लोगों को मैंने जितना लाभ कहा है उतना लाभ नहीं होगा, पर आपका नुकसान थोड़ा हो सकता है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, बहुत छोटा कार्यक्रम है, अब मैं ऐसे बताने लगा हूं जैसे लोगों को ना, इससे आप ये भी समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे होंगे, मिथुन राशि में, उसके घर में अब किलकारियां गूंजने वाली भी हैं। उसके घर में संतान के प्राप्ति के योग बनेंगे, भुजाओं का बल बढ़ेगा, पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे, भुजाओं का बल बढ़ेगा, धर्म की वृद्धि होगी, तीर्थाटन होगा, श्रेष्ठ लोगों का घर में आगमन भी होगा। कौन, किसके लिए मैंने बताया, तो ये उसके लिए है जिसकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में बैठे हैं। तीनों चरण, पुनर्वसु का पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि चौथा चरण जो है वो पुनर्वसु में जाता है, तो चौथा चरण कर्क में चला जाता है। लेकिन अगर मिथुन राशि में बैठे हैं तो सूर्य अगर उसी वापस स्टेटस में प्राप्त करेंगे अपने आप को, तो निसंदेह ये व्यक्ति के भाग्य उदय के प्रबल कारण और कर्ता धर्ता भी बन जाएंगे। ये बहुत गहरी बात है। फिर क्या कहा, यश की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज में पदोन्नति होगी, नौकरी अच्छी मिलेगी, मन मुताबिक लोग मिलेंगे और मित्रता बढ़ेगी। ये किसके लिए, जिनकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में बैठा हो। तो सावधान कहां रहना है, वृश्चिक, सावधान तुला, सावधान कन्या, सावधान कन्या के बाद कुंभ और वृष राशि। इन राशियों को थोड़ा सावधान होना होगा, बहुत ज्यादा नहीं, पर सामान्यतः आपको थोड़ा बहुत बच करके धीरे धीरे चलना है। 20 जुलाई तक हम निवेश करें तो सोच लें, मित्रता करें तो सोच लें, यात्रा पे जाएं तो सोच लें, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो फिर थोड़ा रुक जाइए, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, है ना, खरीदने बेचने का काम है तो थोड़ा इसको अगर हो सके तो 20 तारीख तक टाल दीजिए, इतना करना है। क्लियर है। बाकी मैं बहुत ज्यादा डिम डाम तो करता नहीं हूं, आप लोग भी जानते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। मेघों का निर्धारण कैसे हुआ, मेघ कैसे बने, सवाल ये उठता है। तो जब सती मैया प्रदक्षिणा कर रही थी अग्नि की रुद्र के साथ, तो उस समय ब्रह्मदेव के मन में काम की उत्पत्ति हुई और उनका वीर्यपात हुआ और वो धरती पर गिरा। चूंकि वो किसी को भी ग्रहण करने योग्य नहीं था, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वो किसी के भी द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं था, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने 4 प्रकार की मेघमालाओं का निर्माण किया, या वही कहा कि ये सारे मेघ बन जाएंगे, बरसेंगे, गरजेंगे। तो क्या क्या नाम रखा, उसका नाम सामवर्तक मेघमाला, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ये 4 प्रकार के मेघों का निर्माण हुआ। कैसे, ब्रह्मा जी के वीर्य से।
क्लियर है। लाइव होता हूं मैं शनिवार को, जरूर देखिए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। इस बीच में आप लोगों को सूत्र भी बताता रहूंगा। अब बिल्कुल थोड़ा अपने आप को बदल रहा हूं, कोशिश में हूं कि बदल जाऊं, और जरूरी भी है, समय के हिसाब से कई बार होता है। इसके बारे में मैंने अपने गुरुजी से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ सूत्र बताते हो, पर ज़्यादा चूंकि लोग जानना चाहते हैं वर्तमान को, इस वजह से हो सके तो थोड़ा बहुत बदलाव कर लो। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ तो जरूर उनसे बात करता हूँ, अपने गुरुजी से बात करता हूँ। इस वजह से मैंने जो बात कही थी कि नहीं बनाऊंगा, पर बना रहा हूं। पर ये बात है, ऐसी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।